भी हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपने ही महाविद्यालय के अंतर्गत आर्ट्स और कॉमर्स शाखा के अंतर्गत, मतलब कला और वाणिज्य शाखा के अंतर्गत ये प्रश्न पत्र का एक नमूना यहाँ पर लिया गया है। आप देख सकते हैं प्रश्न पत्रिका का नमूना। प्रश्न पत्रिका के अंतर्गत कुछ सूचनाएं सर्वप्रथम ऊपर दी जाती है, तो इस ऊपर दी गई सूचनाओं को आपने ध्यान में रखना है। हिंदी विषय का कोड क्रमांक 04 है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। सर्वप्रथम हमने इन सूचनाओं को ध्यान में रखना है। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत, तो ऐसे समय में इन सूचनाओं को ध्यान में रखे बिना हमने अगर प्रश्न पत्र हल करना शुरू कर दिया, तो हमें एक जोखिम उठाने की संभावना हो सकती है। इसलिए इन सूचनाओं को आपने ध्यान से पढ़ना है। जैसे सूचना दी जाती है कि सूचना के अनुसार गद्य पद्य की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। मतलब बोर्ड परीक्षा की प्रश्न पत्रिका के अंतर्गत जैसी आकृतियां दी गई है आकलन कृतियों के लिए अथवा शब्द संपदा के लिए, तो आकृतियों के लिए आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही प्रश्नों के उत्तर लिखना है। मतलब आकृतियां बनाना अनिवार्य है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग करना है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग करना है। जिस पेन से हम उत्तर पत्रिका हल कर रहे हैं, प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, तो उत्तर जिस पेन से लिख रहे हैं उसी पेन से वह आकृतियां भी आपने बनाना अनिवार्य रहेगा। आकृतियों में उत्तर पेन से ही लिखना है। देखिए, आकृतियां तैयार करने के लिए पेन का ही इस्तेमाल करना है और उत्तर लिखने के लिए भी उसी पेन का इस्तेमाल करना है। मतलब पेन की अदला बदल भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बात यहाँ पर सूचना के अंतर्गत कही गई है। और व्याकरण विभाग तथा रचना विभाग में पूछी गई जो कृतियां है, उनके उत्तर के लिए आकृतियों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पर गद्य पद्य, व्यावहारिक हिंदी और विशेष अध्ययन के अंतर्गत जो आकृतियां है, उसके अंतर्गत उन आकृतियों वाले प्रश्नों के उत्तर आपने अनिवार्य रूप में आकृतियों में ही लिखना आवश्यक है, अन्यथा आपके अंक कम हो किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूचना उस प्रकार की दी गई है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और अभी हम यहाँ पर इस जो प्रश्न पत्र को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न आपको, पहला विभाग आपको एक पूछा गया है गद्य विभाग। 20 अंकों के लिए यहाँ पर यह प्रश्न गद्य विभाग पर पूछे गए हैं। कृति नंबर 1 अ विभाग में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंकों के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, जो कि आदर्श बदला इस पाठ का यहाँ पर प्रश्न पत्र दिया गया है। आदर्श बदला इस पाठ का प्रश्न पत्र दिया गया है। 1 मिनट मामा। मित्रों, आदर्श बदला इस पाठ का यह परिच्छेद दिया गया है और इस परिच्छेद के ऊपर आपको आकलन कृतियां, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति का प्रश्न पूछा जाएगा 6 अंकों के लिए। आप देख रहे हैं कि 6 अंक इसके लिए है। आदर्श बदला इस विभाग का यह परिच्छेद दिया गया है और इसके ऊपर आकलन कृतियों के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कृति पूर्ण कीजिए, आपने इसी प्रकार की आकृति बनानी है और आकृति बनाने के लिए पेन का इस्तेमाल करना है और पेन से ही उत्तर भी लिखना है। जैसे कृति नंबर 1 के अंतर्गत पूछा गया है कि गद्यांश में प्रयुक्त पात्र, मतलब आदर्श बदला इस पाठ के अंतर्गत नहीं, बल्कि आदर्श बदला इस पाठ के अंतर्गत ये जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश के अंतर्गत कौन कौन से पात्रों का उल्लेख हुआ है, इस गद्यांश के अंतर्गत कौन कौन से पात्रों का उल्लेख हुआ है, तो इसका आपने उत्तर यहाँ पर लिखना है। तो गद्यांश के अंतर्गत सम्राट अकबर और तानसेन, इन 2 पात्रों का उल्लेख प्रमुख तौर पर किया गया है और नवयुवक साधु, इसका भी प्रयोग किया गया है। बैजू बावरा साधु इत्यादियों का प्रयोग किया गया है। पर आपने गद्यांश में प्रमुख जो पात्र है अकबर और तानसेन,
इनका उल्लेख आपने यहाँ पर करने की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है, वाक्य पूर्ण कीजिए। तो वाक्य पूर्ण कीजिए, मुकदमा डैश में पेश हुआ। तो मुकदमा कहां पर पेश हुआ? तो इस गद्यांश के ऊपर आधारित आपने लिखना है कि मुकदमा दरबार में पेश हुआ। आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे दरबार में पेश हुआ, और ये वाक्य फिर से आप लिखेंगे और दरबार शब्द को अंडरलाइन करेंगे। दूसरा, इसे भक्ति की डैश में जकड़ देना चाहिए। तो इस पद्य के अनुसार इसे भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए, और जंजीरें शब्द लिखकर उसको अंडरलाइन करना। ये वाक्य पूरा लिखना आपको आवश्यक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ये 1 अंक के लिए यहाँ पर पूछा गया है, ये 1 अंक के लिए। मतलब ये आकलन कृति का प्रश्न कभी कभी एक ही रूप में दिया जा सकता है, 2 विभाग में विभाजित न करके, इस बात को भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर प्रत्येक बीट को आधा आधा अंक है। 1 के अंतर्गत, कृति नंबर 1 के 1 का अंतर्गत यहाँ पर आधा अंक, यहाँ पर आधा अंक, यहाँ पर आधा अंक, यहाँ पर आधा अंक। इस प्रकार से यह जो प्रश्न होता है 2 अंकों के लिए आपको पूछा जाता है। इस आकलन कृति का प्रश्न होता है ये, और आपने यहाँ पर कृति का प्रश्न कृति में ही उत्तर लिखना आवश्यक है। ये फिर से लिखकर इसी प्रकार से उत्तर भी लिखकर उसे अंडरलाइन करना आवश्यक रहेगा। दूसरा प्रश्न इसके ऊपर शब्द संपदा के लिए पूछा जाता है। जैसे निम्नलिखित गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। आदर्श बदला इस पाठ का परिच्छेद दिया गया है। इस प्रश्न पत्रिका के अंतर्गत जो गद्यांश दिया गया है उसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द युग्म आए हैं? शब्द युग्म किसे कहते हैं? जो शब्द हाइफन देकर लिखे जाते हैं अथवा एक के बाद दूसरा शब्द तुरंत आता है, उन्हें शब्द युग्म कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला शब्द युग्म यहाँ पर आप लिख सकते हैं इधर उधर, इधर हाइफन करके लिखना है उधर। दूसरा शब्द आप शब्द युग्म के रूप में लिख सकते हैं सुमर सुमर, सुमर सुमर, सुमर, और इसके बाद हाइफन देकर फिर से सुमर लिखने की आवश्यकता है। यहाँ पर रोने तड़पने, रोने तड़पने, रोना तड़पना, बीच में आपने हाइफन देना है। यहाँ पर बार बार, बार हाइफन फिर से बार लिखना है, अथवा चप्पे चप्पे। इस प्रकार से यहाँ पर जो हाइफन वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है परिच्छेद के अंतर्गत, उन हाइफन वाले शब्दों को आपने यहाँ पर लिखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। जैसे आप इस कृति पत्रिका के अंतर्गत देख रहे हैं सुरताल, यह भी शब्द युग्म है। सुरताल यह शब्द युग्म है। दूसरा शब्द युग्म हम यहाँ पर देख सकते हैं, और भी कई इधर उधर यहाँ पर एक शब्द युग्म रहा है। इसके बाद चप्पे चप्पे यह शब्द युग्म रहा है। इस प्रकार से शब्द युग्म का प्रश्न रहेगा। आपने 4 शब्द युग्म यहाँ पर लिखने की आवश्यकता है। प्रत्येक शब्द युग्म के लिए यहाँ पर आधा आधा अंक है, 2 अंक के लिए यहाँ पर यह प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। और तीसरा जो बीट है इसमें अविभाग में, जीवन में दया का महत्व, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो जीवन में दया का महत्व इस विषय पर आपने अपने स्वमत के आधार पर आपने उत्तर लिखना है, अपने विचारों को आपने लिखना है। इस प्रकार का यहाँ पर 2 अंकों का प्रश्न है। इस प्रकार से यहाँ पर अविभाग 1, 1, 2, आकलन कृति 2 अंक के लिए, शब्द संपदा 2 अंक के लिए, और अभिव्यक्ति 2 अंक के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा और उनके उत्तर आपको लिखना है। कृति नंबर 1 में आ विभाग भी गद्यांश के ऊपर पूछा जाएगा। यहाँ पर भी आपको एक किसी दूसरे पाठ का गद्यांश दिया जाएगा और सूचना दी जाएगी कि गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंकों के लिए आपको प्रश्न दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर जो आप परिच्छेद देख रहे हैं, ये परिच्छेद सुनो किशोरी, सुनो किशोरी, इस रचना पाठ का यह प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, परिच्छेद दिया गया है, और इसके ऊपर आकलन कृति के लिए 2 अंकों के लिए प्रश्न दिया गया है। जैसे गद्यांश में प्रयुक्त पारिवारिक रिश्ते, मतलब ये सुनो किशोरी इस रचना का जो परिच्छेद प्रश्न पत्र में दिया गया है, कृति पत्रिका के अंतर्गत दिया है, उसके अंतर्गत कौन कौन से पारिवारिक रिश्तों का प्रयोग हुआ है। तो आप लिख सकते हैं कि एक अच्छी सहेली,
सखी सहेली का लिख सकते हैं, माँ बेटी का लिख सकते हैं, भाई बहन यहाँ पर लिख सकते हैं, और बहन भाभी लिख सकते हैं, और सहेली तथा रिश्तेदार लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रस्तुत गद्यांश के अंतर्गत पारिवारिक रिश्तों का प्रयोग किया गया है। तो आपने इन पारिवारिक रिश्तों को आपने यहाँ पर लिखना है। यह उत्तर भी आपने इसी प्रकार की आकलन कृति बनानी है। मित्रों, ध्यान में रखना है कि आकलन कृति अगर यहाँ पर चौकट के अंतर्गत दी गई है तो आपने भी परीक्षा के अंतर्गत चौकट के अंतर्गत ही आपने आकृतियां बनाना है और उसमें पेन से ही उत्तर लिखना है। आकृति भी पेन से बनानी है और उसी पेन से उत्तर भी इसके अंतर्गत लिखना आवश्यक है। ये पूरा विभाग आपने लिखना आवश्यक है 2 अंक के लिए। जैसे गद्यांश में प्रयुक्त पारिवारिक रिश्ते, तो मैंने आपको बताया कि सहेली, माँ बेटी, भाई बहन, बहन भाभी और सहेली रिश्तेदार, इस प्रकार के कोई भी 4 रिश्तों के नामों का उल्लेख आप यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। अब देखिए, लिंग वचन और लिंग वचन को तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और आपको अच्छी तरह से पता है। जैसे समस्या शब्द है, समस्या कौन से वचन का शब्द है? एक वचनी शब्द है। समस्या एक वचनी शब्द है। और समस्याएं, इस प्रकार का उत्तर आपने डैश करके लिखना है। ये शब्द भी आपने लिखना है, उसके आगे डैश करना है और उत्तर आपने लिखना है। जैसे समस्या, समस्याएं, बात, बातें, ते के ऊपर अनुस्वार भी देना है। लड़का, लड़के, इस प्रकार से आपने वचन बदल कर लिखना है, क्योंकि लड़का एक वचन है, लड़के अनेक वचन है। परिवार, परिवारों, परिवार, परिवार, परिवारों, इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं वचन बदलकर। प्रत्येक बीट आपको आधे आधे अंक के लिए होगा। कुल मिलाकर इस शब्द संपदा के लिए 2 अंक होंगे। और अभिव्यक्ति का एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। जैसे माँ संतान की सच्ची अंतरंग सहेली होती है, इस कथन के ऊपर 40 से 50 शब्दों में उत्तर लिखिए। तो माँ किस प्रकार से अंतरंग सहेली होती है? तो यह उत्तर का जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपने स्वमत के आधार पर लिखना है। 40 से 50 शब्दों में आपके विचार इसमें लिखने हैं। इसके उत्तर लिखते समय आपने शुद्ध लिखना आवश्यक है। इकार उकार की, अनुस्वार की किसी भी प्रकार के व्याकरणिक दोष न हो, इसमें इस बात का ध्यान में रखना है। दूसरा, ई विभाग के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा आपको, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। जैसे आप इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं और 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। मतलब एक प्रश्न का उत्तर 3 अंकों के लिए, और यहाँ पर आपको 2 लिखने हैं। 3 और 3 6 अंकों के लिए आपको यह ई विभाग का प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा। जैसे आदर्श बदला कहानी पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। पाप के 4 हथियार, इस पाठ का संदेश लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। ओजोन विघटन का संकट, ओजोन विघटन के संकट से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में संक्षेप में लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। मतलब गद्य विभाग के अंतर्गत जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग पाठों के ऊपर, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपने सही सलामत रूप में लिखना अत्यंत आवश्यक है। आगे, ई विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। साहित्य संबंधी ज्ञान के ऊपर ये प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम लिखिए। तो कन्हैयालाल मिश्र जी प्रभाकर जी के निबंध संग्रह कौन से है? तो जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया की घुंघरू, जिंदगी लहलाई, मह के आंगन चह के द्वार, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह रहे हैं जो आपने पाठ्य घटक पढ़ते समय आशय ज्ञान लेखक परिचय के अंतर्गत प्राप्त किया है। आशा रानी होरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। तो आपने सीधा उत्तर लिखना है कि आशा रानी होरा जी के लेखन कार्य का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही जो महिलाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रसिद्ध महिलाएं हैं, उनके जीवन संघर्ष को चित्रित करना
और वर्तमान नारी के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना, यह आशा रानी होरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस प्रकार का उत्तर एक वाक्य में लिख सकते हैं। सुदर्शन जी का मूल नाम क्या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है तो आपने लिखना है कि सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो आपने उत्तर लिखना है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का जौनपुर है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके उत्तर लिख सकते हैं। विभाग 2 पद्य के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा कि 20 अंकों के लिए यह प्रश्न होंगे। जैसे गद्यांश के ऊपर हमने देखे थे, उसी प्रकार से विभाग 2 पद्य के ऊपर आपको पूछा जाएगा। जबकि आपको यहाँ पर देख रहे हैं कृति नंबर 2 में अविभाग, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न होगा। आपको काव्य पंक्तियां दी जाएगी और इसके ऊपर आकलन कृतियां, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला आकलन कृति का प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। आप देख रहे हैं कि गगन काल में रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। ये जो कविता की काव्य पंक्तियां है वह यहाँ पर दी गई है। और आरती में प्रकृति रूप इस प्रकार समाया है। तो आरती में प्रकृति रूप किस प्रकार से समाया हुआ है, तो इसके उत्तर आपने इसी आकृति के अंतर्गत लिखना है। जैसे आपने लिखना है कि रविचंद्र दीपक, रवि और चंद्रमा मतलब सूर्य और चंद्रमा दीपक के समान है। तारका मंडल मानो मोतियों के समान है। और धूप मलयानील मानो पवन की तरह चादर के समान लग रहा है और चौवर की तरह लग रहा है। और सकल वनराई मानो कुलंत ज्योति की तरह लग रही है। इस प्रकार से आरती में प्रकृति के रूप समाये हुए हैं। ये बात आप इसी प्रकार के आकृति के अंतर्गत उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपको शब्द संपदा का पूछा गया है कि निम्नलिखित अर्थ के लिए कविता में प्रयुक्त शब्द लिखिए। तो आकाश के लिए कविता में प्रयुक्त शब्द है गगन। हवा के लिए कविता में प्रयुक्त शब्द है पवनु, नील। संपूर्ण के लिए कविता में प्रयुक्त शब्द है सकल, आपने लिखना है। नगाड़ा इस शब्द के लिए कविता में प्रयुक्त शब्द है भेरी। इस प्रकार से शब्द संपदा के प्रश्न के उत्तर लिखकर आप स्वमत के प्रश्न का उत्तर आपने अपने विचारों में 40 से 50 शब्दों में लिखना आवश्यक है 6 अंकों के लिए। आ विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। पहले गद्यांश के भांति ही यहाँ पर एक दूसरा गद्यांश दिया जाएगा जो कि आधुनिक कविताओं के ऊपर होगा एक, और एक मध्ययुगीन कविताओं के ऊपर होने की संभावना यहाँ पर रही है। 6 अंकों के लिए यह गद्यांश रहेगा। पेड़ इन रूपों में दाता है। इस पद्यांश के ऊपर आधारित आकलन कृति का प्रश्न है। पेड़ किन किन रूपों में दाता है, तो आप लिख सकते हैं कि बीमारी के लिए वह दवा देता है, शव यात्रा शगुन बारात के लिए फूल देता है, हाकिम के लिए दवाई देता है, प्रशासन के लिए बैठने के लिए कुर्सियां देता है, मेज देता है, कवि के लिए कागज देता है, कलम देता है, पेन देता है। इस प्रकार की बात आप यहाँ पर उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। आगे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। शब्द संपदा का यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। शुभ काम, शुभ काम के लिए आप लिख सकते हैं शगुन शब्द है पद्यांश के अंतर्गत। रात के लिए शब्द है निशा, रजनी। वृक्ष के लिए शब्द है पेड़, तरु, यह शब्द है। सच के लिए शब्द है सत्य। इस प्रकार से इन शब्दों के समानार्थी शब्द आप यहाँ पर उत्तर के रूप में लिख सकते हैं और स्वमत के प्रश्न का उत्तर आपने अपने विचारों में लिखना है। 6 अंकों के लिए ये दूसरा गद्यांश रहेगा। ई विभाग के अंतर्गत रसास्वादन का एक प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए अथवा निम्नलिखित कविता का रसास्वादन कीजिए इन मुद्दों के आधार पर। तो आपने रसास्वादन लिखते समय रचनाकार का नाम, रचना का नाम, पसंद की पंक्तियां, रस अलंकार का प्रयोग उन पंक्तियों में किया गया है क्या, वह आपको जो काव्य पंक्तियां पसंद आती है वह पसंद आने का कारण क्या है, उसका उल्लेख करना है। और कविता की जो केंद्रीय कल्पना है उसका उल्लेख आपने यहाँ पर करना है। मतलब इन 5 मुद्दों के आधार पर आपने कविता का अथवा काव्य पंक्तियों का रसास्वादन करने की आवश्यकता रहेगी। और उसको अथवा में एक प्रश्न दिया जाएगा कि जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचित कराने वाले कवि वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। मतलब इन प्रश्नों का इस कविता का रसास्वादन मुद्दों के आधार पर करना है अथवा इस दूसरी कविता के ऊपर जो प्रश्न दिया जाएगा उसका रसास्वादन आपने करने की आवश्यकता रहेगी। 6 अंकों के लिए यहाँ पर आपने
मुद्दों के अनुसार जब आप उत्तर लिखते हैं तब आपको ज्यादा अंक मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ई विभाग आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। साहित्य संबंधी ज्ञान के ऊपर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूछे जाएंगे। जैसे गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषता क्या है, तो गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषता क्या है, हमने कविता के आधार पर देखा है कि गुरु नानक जी की भाषा सहज सरल है और अपनी भाषा के अंतर्गत अपनी काव्य भाषा में फारसी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी, ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग वे करते हैं। इस प्रकार से गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं रही है, ये आप उत्तर लिख सकते हैं। चतुष्पदी के लक्षण क्या है, इस प्रकार का दूसरा प्रश्न पूछा गया है, तो आप लिख सकते हैं कि चतुष्पदी चार चरणों वाला छंद होता है, वह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है और प्रत्येक पद अपने आप में पूर्ण होता है। इस प्रकार से चतुष्पदी के लक्षण रहे हैं, जो कि हमने कविता के आधार पर देखा है नवनिर्माण कविता का अध्ययन करते समय। दोहा छंद की विशेषताएं लिखी है, तो आप दोहा छंद की विशेषताएं आप लिख सकते हैं, जैसे कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके अंतर्गत लघु वर्ण का प्रयोग आता है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इस प्रकार से दोहा छंद की विशेषताएं आप लिख सकते हैं। अगला एक वाक्य में प्रश्न पूछा गया है कि कैलाश सेगर जी द्वारा लिखित गजल संग्रह का नाम क्या है, तो आप जानते हैं कि सूरज तुम्हारा है, सूरज तुम्हारा है, ये कैलाश सेंगर जी का गजल संग्रह रहा है, जिसके उत्तर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। विभाग तीसरा विशेष अध्ययन का रहा है, जो कि 10 अंकों के लिए पूछा जाता है। मित्रों, यहाँ पर कृति नंबर 3 में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। यहाँ पर विशेष अध्ययन के अंतर्गत मतलब कनुप्रिया इस रचना के ऊपर आधारित पद्यांश दिया जाएगा और उसके ऊपर आकलन कृति के लिए 2 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तन्मयता के गहरे क्षण ऐसे थे, तो तन्मयता के गहरे क्षण कैसे थे, तो इसके उत्तर आप इस परिच्छेद में से ढूंढकर लिख सकते हैं कि सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन और आकर्षक शब्द रहते। ये 4 उत्तर आपने इसी प्रकार की आकृति बनाकर उसमें उत्तर लिखना है। आकलन कृति के लिए 2 अंक होंगे। निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखिए। इस प्रकार से विलोमार्थी शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द का शब्द संपदा में प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे ज्ञान शब्द यहाँ पर दिया गया है, तो ज्ञान शब्द का विलोमार्थी शब्द आप अज्ञान लिख सकते हैं, या ज्ञान शब्द भी लिखना है और डैश करके गुणाकार की फूली देकर यहाँ पर लिखना है अज्ञान। अर्थहीन शब्द आपको दिया गया है, उसका यहाँ पर सार्थक अथवा अर्थ के सहित इस प्रकार से उसका विलोमार्थी शब्द लिख सकते हैं। आकर्षक शब्द का विलोमार्थी शब्द आप लिख सकते हैं अनाकर्षक। स्वीकार शब्द का विलोमार्थी शब्द आप लिख सकते हैं अस्वीकार। इस प्रकार से आधे आधे अंक के लिए यहाँ पर शब्द संपदा में 2 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाएगा और एक स्वमत का प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपने 40 से 50 शब्दों में अपने विचारों के ऊपर आधारित लिखना है। आ विभाग के अंतर्गत पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। इस प्रकार से जब प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा तो आपने इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना है 4 अंकों के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर व्यावहारिक हिंदी के विशेष अध्ययन के अंतर्गत अ विभाग 6 अंकों के लिए और आ विभाग 4 अंकों के लिए पूछा जाएगा। 10 अंकों का यहाँ पर ये विभाग होगा। विभाग नंबर 4 व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली के ऊपर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और पहला प्रश्न कृति नंबर 4 में अ विभाग होगा। निम्नलिखित गद्य खंड ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 100 से 120 शब्दों में लिखिए, अथवा जैसे दोस्ती विषय पर ब्लॉग लेखन कीजिए। उसको अथवा में प्रश्न पूछा जाएगा, एक निम्नलिखित परिच्छेद ध्यान से पढ़कर सूचना के अनुसार आकलन कृतियां पूर्ण कीजिए। या तो इस दोस्ती विषय पर ब्लॉग लेखन करना है, या तो यहाँ पर जो परिच्छेद दिया जाएगा व्यावहारिक हिंदी पाठ के आधार पर, तो इसका उत्तर आपने लिखना है। जैसे आकलन कृति के ऊपर 2 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। फीचर लेखन इन पर किया जाता है, फीचर लेखन इन विषयों पर किया जाता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आकृति बनाकर विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान,
इत्यादि के ऊपर फीचर लेखन किया जाता है। तो इसी प्रकार से आकलन कृति के अंतर्गत आपने परिच्छेद पढ़कर उत्तर लिखना है। जैसे दूसरा शब्द संपदा के लिए प्रश्न दिया जाता है कि उचित मिलान कीजिए, तो अ विभाग और आ विभाग का मिलन आपने करना है। जैसे चुनाव शब्द का अर्थ है यहाँ पर चयन शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं, निश्चिंत शब्द का आप उत्तर लिख सकते हैं, आश्वस्त शब्द यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं, लुभावना शब्द का उत्तर आप लिख सकते हैं आकर्षक, और खूबसूरत इस शब्द का उत्तर आप लिख सकते हैं सुंदर। आप यहाँ पर शब्द संपदा के अंतर्गत उत्तर उचित मिलान कीजिए के अंतर्गत लिख सकते हैं। यहाँ पर जो अविवेक आपदाओं का घर है इसके ऊपर 40 से 50 शब्दों में उत्तर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने स्वमत के आधार पर लिखेंगे और निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आ विभाग में पूछा जाएगा। 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखने के लिए ये जो व्यावहारिक हिंदी के ऊपर आधारित दो प्रश्न हैं, इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर 4 अंकों का लिखने के लिए आपको आवश्यकता है। और अगर आप इसका उत्तर नहीं लिखना चाहते तो विकल्प वाले प्रश्नों का उत्तर आप सही रूप में लिख सकते हैं और इसमें आउट ऑफ अंक भी मिल जाते हैं अगर आप सही विकल्प का चयन करते हैं तो। जैसे स्नेहा को पत्रकारिता के क्षेत्र में डाइडस के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था, तो किस लिए पुरस्कार दिया जा रहा था? तो फीचर लेखन के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था। ये उत्तर आप चयन करके ये वाक्य फिर से लिखना है, ये उत्तर यहाँ पर लिखना और उसको अंडरलाइन करने की आवश्यकता होगी। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर डाइडस या श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है, तो कौन श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है? तो यहाँ पर पर्याय है मंच संचालक, मतलब उद्घोषक यह श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। मंच संचालक यहाँ पर उत्तर लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है और ये पूरा वाक्य जैसे के वैसे लिखने की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर भारत में ब्लॉग लेखन डाइडस के बाद शुरू हुआ, तो भारत में ब्लॉग लेखन कब शुरू हुआ? तो यहाँ पर पर्याय है 2002 के बाद भारत में ब्लॉग लेखन शुरू हुआ। यहाँ पर 2002 के बाद यह पर्याय चुनकर लिखना है और पूरा वाक्य लिखकर 2002 के बाद इस शब्द को अंडरलाइन करना है। दूसरा प्रश्न है पल्लवन का अर्थ डाइडस है, तो पल्लवन का अर्थ क्या है? तो पल्लवन का अर्थ विस्तार है। ये आप यहाँ पर उत्तर विकल्प का चयन करके लिख सकते हैं और उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, पूरा वाक्य जैसे कि वैसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से 4 अंकों के लिए विकल्पों का प्रश्न आपको दिया जाएगा, तो इनके उत्तर आपने लिखना आवश्यक है। अपठित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए, इस प्रकार का एक प्रश्न दिया जाएगा, अपठित गद्यांश दिया जाएगा। इसके ऊपर 6 अंकों के लिए आकलन कृति के लिए प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंकों के लिए। जैसे यहाँ पर आकलन कृति के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है 2 अंक के लिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपने यहाँ पर लिखना है। शब्द संपदा के अंतर्गत 2 अंकों के लिए प्रश्न क्या पूछा गया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विलोम शब्द लिखिए, जैसे कृतज्ञ तो आप लिख सकते हैं अकृतज्ञ, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। स्वस्थ तो आप इसका विलोमार्थी शब्द लिख सकते हैं अस्वस्थ। अंदर शब्द का विलोमार्थी शब्द है बाहर, और सकारात्मक इस शब्द का विलोमार्थी शब्द है नकारात्मक। इस प्रकार के उत्तर आप यहाँ पर लिखकर 2 में से 2 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और एक अपठित गद्यांश के ऊपर अंगदान महादान इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने उत्तर लिखिए। इस प्रकार से स्वमत का प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा, तो आपने अपने विचारों के आधार पर लिखना है। दीर्घ ई विभाग के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों में से किन्हीं 4 की हिंदी पारिभाषिक अर्थ लिखिए। तो आपको पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पेज नंबर 108 109 के ऊपर जो पारिभाषिक शब्दावली दिए गए हैं, तो उनको अच्छी तरह से कंठस्थ करके रखना है। अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अर्थ और शुद्ध रूप में लिखना आवश्यक है। जैसे स्पीड शब्द का अर्थ है गति, तक को पहले इकार देकर लिखना है। एजेंडा शब्द का अर्थ आप लिख सकते हैं कार्यसूची। डिडक्शन इस शब्द का अर्थ आप लिख सकते हैं कटौती। इनवैलिड शब्द का अर्थ आप लिखेंगे अवैध। पेमेंट शब्द का अर्थ आप डैश करके लिखेंगे भुगतान। और जज शब्द का अर्थ आप लिखेंगे न्यायाधीश। एक्सपर्ट शब्द का अर्थ आप लिखेंगे विशेषज्ञ। बैलेंस शब्द का अर्थ आप लिखेंगे शेष राशि। इस प्रकार से पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत ये शब्द का जो क्रम है वह भी उचित लिखना है। यह अंग्रेजी का शब्द लिखना है, डैश करके उसका हिंदी अर्थ लिखना आवश्यक है। इस प्रकार की बात को आपने ध्यान में रखना है। केवल हिंदी अर्थ नहीं लिखना है बल्कि अंग्रेजी शब्द यह क्रमांक भी लिखना है उचित रूप में, और जो क्रमांक है वही क्रमांक आपने लिखने की आवश्यकता है। यह अंग्रेजी शब्द लिखेंगे और उसका हिंदी अर्थ
आप यहाँ पर लिखेंगे। व्याकरण विभाग के अंतर्गत पांचवें कृति की पूछी जाती है अविभाग। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न है। और आपको यहाँ पर जैसे चार उदाहरण दिए गए हैं, इन चार कवि पंक्तियों को चार वाक्यों को पढ़कर अभी काल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसे लोग हर्ष से तालियां पीट रहे थे, तो मैंने आपको इसका एक चार्ट बना दिया था काल परिवर्तन करते समय, तो उसको अगर ध्यान में रखते तो आसानी के साथ इन प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकते हैं। जैसे लोग हर्ष से तालियां पीट रहे थे, सूचना है सामान्य वर्तमान काल में बदली है। तो इस वाक्य का सामान्य वर्तमान काल क्या होगा? ये जो तालियां पीट रहे थे अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। अब आपको सामान्य वर्तमान काल में बदलने के लिए कहा है, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि लोग हर्ष से तालियां पीटते हैं। लोग हर्ष से तालियां पीटते हैं, इस प्रकार से उत्तर आप लिखेंगे। दूसरा, पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है। पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है, सूचना दी गई है कि अपूर्ण भूतकाल में बदलिए, तो आप परिवर्तन करके लिख सकते हैं पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोल रहा था। पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोल रहा था, इस प्रकार से आप इसका उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा है मैं पता लगाकर आता हूं। यह वाक्य दिया गया है और सूचना दी गई है कि सामान्य भविष्य काल में बदली है, तो आपने यहाँ पर लिखना है कि सामान्य भविष्य काल में मैं पता लगाकर आऊंगा, मैं पता लगाकर आऊंगा, अथवा मैं पता लगाऊंगा, मैं पता लगाऊंगा अथवा मैं पता लगाकर आऊंगा। इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग करेंगे, मैं पता लगाऊंगा, इस प्रकार का भी उत्तर आप लिख सकते हैं। चौथा वाक्य दिया गया है उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं। तो सूचना यहाँ पर दी गई है पूर्ण वर्तमान काल में बदली है, तो आप यहाँ पर इसका उत्तर लिख सकते हैं कि उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास पूर्ण वर्तमान काल में आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिख सकेंगे कि उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास किए गए हैं। इस प्रकार का आप उत्तर लिख सकते हैं काल परिवर्तन करके। 2 अंक के लिए 4 में से किन्हीं 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करके आपको लिखना है। यहाँ पर आ विभाग में अलंकार के ऊपर आधारित प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पंक्तियों में उद्धृत अलंकार का भेद पहचान कर लिखिए। आपको यहाँ काव्य पंक्तियां दी गई है, आपको काव्य पंक्तियां लिखने की आवश्यकता नहीं, इसका उचित क्रम लिखिए। और आपको यह क्रम लिखकर ये जो पहले नंबर का उदाहरण है इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको लिखने की आवश्यकता होगी। जैसे आपको यहाँ पर वाक्य दिया गया है पत्रा ही तिथि पाइयो वाघर के चौपास नित प्रति पुण्य रहे आनंद ओप उजास। ये जो वाक्य है यह काव्य पंक्ति कौन से अलंकार के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर नायिका के चेहरे का हद से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें यहाँ पर 1 नंबर डालकर आप केवल इतना उत्तर लिखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, और पूर्ण विराम उसके पीछे देंगे। दूसरा उत्तर दूसरा यहाँ पर काव्य पंक्ति दी गई है उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये काव्य पंक्ति पढ़कर इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसके अंतर्गत क्रोध का चित्रण किया गया है, और आप तो जानते हैं कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, इसलिए आप यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं कि 2 रौद्र रस। इस प्रकार के उत्तर आप लिख सकते हैं। तीसरा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह काव्य पंक्ति दी गई है, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम के ऊपर धन का मानो एक प्रकार से आरोप किया गया है, इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। आप नंबर 3 रूपक अलंकार, इस प्रकार का उत्तर आप लिख सकते हैं। चौथा है राधा वदन चंदसो सुंदर, राधा वदन चंदसो सुंदर, यहाँ पर उपमा अलंकार है, तो यहाँ पर 4 नंबर डालकर उपमा अलंकार आप लिख सकते हैं और पूर्ण विराम देख सकते हैं। इस प्रकार से आपने काव्य पंक्तियों को पढ़ना है और उसका उत्तर मात्र लिखना है। दीर्घ ई विभाग के अंतर्गत आपको रस के ऊपर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 काव्य पंक्तियों में उद्धृत रस का भेद पहचान कर लिखिए। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। तो इस काव्य पंक्ति के अंतर्गत कौन सा रस है? तो इसके अंतर्गत भक्ति रस है। तुलसीदास जी की भक्ति भावना इन काव्य पंक्तियों में दिखाई देती है,
इसलिए इसमें भक्ति रस है। नंबर 1 डालोगे ई विभाग, नंबर 1 और भक्ति रस, इस प्रकार का उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हो। दूसरा यहाँ पर प्रश्न अस्पष्ट काव्य पंक्ति दी गई है जो कि आपको अस्पष्ट दिखाई देगी। यह काव्य पंक्ति इस प्रकार से है, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन हिस्सो बात। बिहारी की काव्य पंक्तियां यहाँ पर दी गई है और इसमें कौन सा रस है? नायक तथा नायिका का आंखों ही आंखों में मिलने वाला, आंखों ही आंखों में होने वाले जो प्रेम है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। इस प्रकार का उत्तर आप लिख सकते हैं। नंबर ई नंबर 2 और आप श्रृंगार रस इस प्रकार से लिखकर उसके पीछे पूर्ण विराम दे सकते हैं। तीसरा यहाँ पर प्रश्न काव्य पंक्तियां दी गई है, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दुर्हट दुर्हट निर्बोध, दुर्हट दुर्हट निर्बोध, विजय रस में विषमत घोल। यहाँ पर नायिका के क्रोध का चित्रण किया गया है, नायिका के क्रोध का चित्रण किया गया है, इसलिए इसमें रौद्र रस है, इसलिए इसके अंतर्गत रौद्र रस है। इस प्रकार की बात यहाँ पर लिख सकते हैं। मित्रों, आपने ध्यान में रखना है कि अलंकार के अंतर्गत यहाँ पर ये जो उस क्रोध के मारो तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर क्रोध का चित्रण तो किया गया है, मतलब रौद्र रस तो दिखाई देता है, पर यहाँ पर अलंकार की बात पूछी गई है, तो अलंकार के अंतर्गत आप क्या लिख सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार का उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। भले ही क्रोध का चित्रण किया गया हो, पर यहाँ पर आपको रस नहीं पूछा गया है बल्कि अलंकार पूछा गया है, और कैकेयी के क्रोध का चित्रण किया गया है, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस है। इस प्रकार का उत्तर आप लिख सकते हैं। तीसरा काव्य पंक्ति यहाँ पर पूछी गई है कि एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, चेला के गुरु लागे पाई। इस प्रकार से काव्य पंक्तियां दी गई है। तो इस काव्य पंक्तियों के अंतर्गत कबीरदास जी की यह जो उलटबासी है, इसमें आश्चर्य का चित्रण किया गया है, साश्चर्य का चित्रण किया गया है। और आप तो जानते हैं कि जहाँ पर आश्चर्य का चित्रण किया जाता है, साश्चर्य का चित्रण किया जाता है, तो वहां पर अद्भुत रस होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 ई विभाग में अद्भुत रस, इस प्रकार का उत्तर लिखकर पूर्ण विराम दे सकते हैं। दीर्घ ई विभाग के अंतर्गत आपको किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में उचित प्रयोग कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया गया है, जिसके अंतर्गत पहला मुहावरा दिया गया है कि राह का रोड़ा बनना, राह का रोड़ा बनना, इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे समय में आपने इसका अर्थ इसके सामने लिखना है, मुहावरा भी लिखना है ई और इसके नीचे एक, राह का रोड़ा बनना, ये मुहावरा जैसे कि वैसे लिखना है, उसके आगे डैश देकर उसका अर्थ लिखना है, उन्नति में बाधा बनना, उन्नति में बाधा बनना। रोहन शाम के राह का रोड़ा बन गया है, इस प्रकार से उसका वाक्य में प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। दूसरा, ढांचा डगमगा उठना, ये जो ढांचा डगमगा उठना, ये जो प्रश्न है, ये जो मुहावरा है, तो इस मुहावरे के आगे आप लिख सकते हैं कि ढांचा डगमगा उठना, आधार ही लूटना, आधार ही लूटना। इस प्रकार से इसके आगे डैश करके अर्थ लिखेंगे और नीचे वाक्य में प्रयोग करके लिखेंगे कि परिवार के किसी एक व्यक्ति के गलत निर्णय लेने के कारण परिवार तथा समाज का ढांचा डगमगा उठता है। इस प्रकार का वाक्य में प्रयोग करके भी आप उत्तर लिखेंगे नीचे। और तीसरा मुहावरा है हाहाकार मचना, तो हाहाकार मचना, इस मुहावरे का अर्थ आप डैश करके इस मुहावरे के आगे लिखेंगे अर्थ कोहराम मचना। जैसे आप वाक्य में प्रयोग करके लिख सकते हैं कि कोरोना महामारी के कारण लोग हाहाकार कर रहे हैं, तो इस प्रकार से मुहावरे का आप वाक्य में प्रयोग करेंगे नीचे वाक्य में। और चौथा है तुति बोलना, तो 4 नंबर डालकर तुति बोलना, ये मुहावरा लिखेंगे, उसके आगे अर्थ लिखेंगे प्रभाव होना। तो आगरा शहर के अंतर्गत सम्राट अकबर की तुति बोलती थी, इस प्रकार का आप वाक्य में प्रयोग करके भी नीचे लिख सकते हैं। इस प्रकार से 4 में से किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ आपने लिखना आवश्यक है 2 अंक के लिए। और अंतिम प्रश्न यहाँ पर रहा है व्याकरण विभाग में, वो विभाग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, ये जो प्रश्न है
तो इसके अंतर्गत आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था। तो इन वाक्यों के अंतर्गत जो 4 वाक्य दिए जाएंगे, इनमें से किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध करके लिंग वचन अथवा अनुस्वार इकार इत्यादि के आधार पर जो भी व्याकरणिक दोष होगा उस दोष को दुरुस्त करके शुद्ध वाक्य आपने लिखना है। केवल शुद्ध वाक्य आपने उस नंबर को डालकर आपने यहाँ पर लिखने की आवश्यकता है। मित्रों, प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है, प्रत्येक प्रमुख प्रश्न की शुरुआत आपने नए पेज पर करना है और साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत जो आकलन कृतियां है, जहां जहां पर आकलन कृतियां है, उन आकलन कृतियों में ही आपने उत्तर लिखना है, अन्यथा आपके अंक में कटौती होती है। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पर पूरा प्रश्न पत्र का जो मॉडल प्रश्न पत्र है वह मैंने आपके सम्मुख रखने का काम किया है। इस प्रकार से अपने महाविद्यालय का प्रश्न पत्र रहा है। परीक्षा से पहले आपने 1-2 प्रश्न पत्र अवश्य हल करके रखना चाहिए। अगर आप परीक्षा से पहले 1-2 प्रश्न पत्र हल करके रखते तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा अच्छे अंक मिलेंगे। आपके ग्रुप में 1-2 प्रश्न पत्र भेज दिए जाएंगे, उनके उत्तर आपने लिखकर स्वयं अध्ययन करना है। इसका मूल्यमापन करते समय आपने ध्यान में रखना है कि इसको आधा आधा अंक है तो यह अगर बराबर है तो यह अगर बराबर है तो आधा आधा अंक आपने देते जाना है। स्वयं मूल्यमापन भी आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने एक बोर्ड परीक्षा का प्रारूप देखा है और साथ ही साथ एक मॉडल आंसर शीट देखा है। अब इसके बाद हम मौखिक परीक्षा 20 अंकों के लिए जो मौखिक परीक्षा का प्रारूप पूछा जाएगा, 20 अंकों के लिए जो मौखिक परीक्षा ली जाएगी, तो वह मौखिक परीक्षा का स्वरूप कैसे रहेगा इसे हम यहाँ पर देखेंगे। मौखिक परीक्षा के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा। तो मित्रों, मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आपके लिए जो मौखिक परीक्षा होगी 20 अंकों की होगी। कक्षा 12वीं की मौखिक परीक्षा, बोर्ड की मौखिक परीक्षा 20 अंक के लिए यहाँ पर पूछी जाएगी और इस मौखिक परीक्षा का प्रारूप भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। 20 अंकों का प्रारूप होगा, अंतर्गत मूल्यमापन किया जाएगा। श्रवण कौशल्य 10 अंकों के लिए यहाँ पर आपको पूछा जाने वाला है। इसके अंतर्गत शब्द लेखन 4 में से किन्हीं 3, मतलब मैं यहाँ पर अंतर्गत जो परीक्षक होगा वह आपके सामने शब्दों का उच्चारण करेगा, 4 शब्दों का। इनमें से किन्हीं 3 शब्दों को आपने शुद्ध रूप में लिखना है। अगर आप 3 शब्द शुद्ध लिखते हैं तो आपको 3 अंक आसानी से मिल जाएंगे। शब्दार्थ लेखन, कोई शब्द आपको बताया जाएगा, आपने उसका अर्थ लिखना होगा, शब्द और अर्थ लिखना होगा और ऐसे समय में 4 में से किन्हीं 3 शब्दों के अर्थ सहित लिखना है 3 अंकों के लिए। और वाक्य लेखन, मैं यहाँ पर वाक्य का उच्चारण करूंगा अथवा परीक्षक वाक्य का उच्चारण करेंगे और 3 में से किन्हीं 2 वाक्यों को आपने शुद्ध रूप में लिखना है, 2 अंक आपको वहां पर मिलेंगे। और सारांश लेखन, कोई एक परिच्छेद आपके सामने पढ़कर परीक्षक के द्वारा बताया जाएगा और उस समय आपने 2 अंकों के लिए परिच्छेद का उत्तर लिखना, परिच्छेद आपने यहाँ पर सारांश लेखन करना है। अथवा कोई काव्य पंक्ति आपको दी जाएगी अथवा कोई परिच्छेद दिया जाएगा और उसका सारांश लेखन आपने 2 अंक के लिए करना आवश्यक है। इस प्रकार से शब्द लेखन 3 अंकों के लिए, शब्दार्थ लेखन 3 अंकों के लिए, वाक्य लेखन 2 अंक के लिए और सारांश लेखन 2 अंक के लिए। इस प्रकार से श्रवण कौशल्य 10 अंकों के लिए आपको मौखिक परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। इसके लिए कुछ सूचनाएं दी गई है। शब्द और वाक्य पाठ्य पुस्तक में से ही लिए जाएंगे। सारांश लेखन में जो वाक्य है वह अध्यापकों ने मौखिक परीक्षा में पाठ्य पुस्तक में से ही लेना है। कोई भी गद्यांश अथवा कोई भी पद्यांश अगर पढ़कर सुनाना है तो अपने पाठ्य पुस्तक में से ही लिया जाएगा। सारांश 4 या 5 पंक्तियों में आपको लिखने की आवश्यकता होगी, मतलब 40 से 50 शब्दों में दिए गए परिच्छेद का अथवा दिए गए काव्य पंक्तियों का सारांश लिखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और कविता पठन के लिए 4 या 5 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। कविता पठन के लिए 4 या 5 मिनट का समय भी आपको दिया जाएगा।
लेखन में शुद्धता और शुद्धता होनी चाहिए। भाषण और कविता पठन के लिए आपको करना अपेक्षित है। जैसे आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि आ विभाग के अंतर्गत हमने पहले देखा एक मिनट, हमने यहाँ पर देखा कि श्रवण कौशल्य 10 अंकों के लिए होगा और इसके बाद आ विभाग में भाषण कौशल्य होगा 10 अंकों के लिए। भाषण कौशल्य 10 अंकों के लिए। अब्लिक में संवाद कौशल्य भी हो सकता है, संवाद कौशल्य भी हो सकता है, वाचन कौशल्य भी हो सकता है। पर यहाँ पर बोर्ड की ओर से जो प्रारूप दिखाया गया है वह मैं आपके सामने बता रहा हूँ। भाषण कौशल्य 10 अंकों के लिए होगा। नियोजित या ऐन वक्त पर आपके सामने कोई विषय दिया जाएगा, आपको आपने पहले ही किसी विषय के ऊपर 5 मिनट तक बोलने की तैयारी करना है 5 अंकों के लिए, अथवा ऐन वक्त पर आपको कोई विषय दिया जाएगा, उस पर 5 अथवा 3 मिनट तक आपने अखंड रूप में धारा प्रवाह रूप में अगर आपको बोलते हैं तो आपको 5 अंक यहाँ पर भाषण कौशल्य के लिए दिए जाएंगे। और दूसरा, पाठ्य पुस्तक में से कोई भी गद्यांश या पद्यांश का पठन करके छात्रों को सुनाना है। मतलब आपने कोई भी एक गद्यांश अथवा पद्यांश को पठन करके रखना है और ये आपने जो परीक्षा के समय जो छात्र आपके सम्मुख रहेंगे उनको पढ़कर सुनाना है 5 अंकों के लिए। इस प्रकार से भाषण कौशल्य 10 अंकों के लिए रहेगा। एक भाषण नियोजित विषय पर अथवा ऐन वक्त के ऊपर जो विषय दिया जाएगा उसके ऊपर 5 अंक के लिए भाषण करना है, अथवा कविता अथवा गद्यांश पद्यांश का जो पठन करना है 5 अंकों के लिए। इस प्रकार से 10 अंकों के लिए भाषण कौशल्य आपको पूछा जाएगा। इसके लिए कुछ सूचनाएं दी गई है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि जैसे कृति पत्रिका का जो प्रारूप है वह कृति पत्रिका मानो इस प्रकार से रहेगी। आप समझ सकते, एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 20 अंक के लिए यह कृति पत्रिका मौखिक परीक्षा के लिए बनाई गई है, यही रहेगी, ऐसा नहीं है कोई दूसरी कृति पत्रिका रहेगी, पर इसी प्रकार के प्रारूप के ऊपर आधारित रहेगी। यह बात आपने ध्यान में रखना है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि श्रवण कौशल्य 10 अंकों के लिए है और इसमें शब्द लेखन आपको दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर विश्वास, समानता, योगदान, निर्माण 4 शब्द दिए गए हैं। इन 4 शब्दों का उच्चारण परीक्षक के द्वारा आपके सम्मुख किया जाएगा और इन 4 शब्दों को सुनकर, इनका श्रवण करके आपने किन्हीं 3 शब्दों को शुद्ध रूप में अगर आप लिखते तो आपको 3 अंक मिलेंगे। इसके बाद दूसरा विभाग होगा शब्दार्थ लेखन। जैसे पीड़ा, सरल, मानव, हानि जैसे 4 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। इन शब्दों के अर्थ बताकर शब्दार्थ लेखन करना है, मतलब इन शब्दों को अर्थ लिखना है और 4 में से 3 शब्दों का यहाँ पर अर्थ लिखना है। 3 अंकों के लिए आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद वाक्य लेखन 3 में से 2 के लिखना है। जैसे शब्दों की दुनिया में रहता हूं, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई, अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा। जैसे 3 वाक्य आपके सामने परीक्षक के द्वारा पढ़कर सुनाए जाएंगे। आपने किन्हीं 2 वाक्यों को श्रवण करके शुद्ध रूप में लिखना आवश्यक है 2 अंकों के लिए। तो यहाँ पर चौथा विभाग पूछा जाएगा सारांश लेखन। तो सारांश लेखन पद्यांश के अंतर्गत होगा। जैसे ये एक सारांश लेखन, काव्य पंक्तियां दी गई है, सच हम नहीं सच तुम नहीं, इस कविता की काव्य पंक्तियां यहाँ पर दी गई है। इन काव्य पंक्तियों का 40 से 50 शब्दों में सार लिखना आवश्यक है, सारांश लेखन करना आवश्यक है 2 अंकों के लिए। इस प्रकार से आपने देखा कि शब्दार्थ लेखन 3 अंकों के लिए, शब्द लेखन 3 अंकों के लिए, शब्दार्थ लेखन 3 अंकों के लिए, वाक्य लेखन 2 अंकों के लिए और सारांश लेखन 2 अंकों के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर श्रवण कौशल्य 10 अंकों के लिए पूछा जाएगा। और इसके बाद आ विभाग में भाषण कौशल्य दिया जाएगा। जैसे भाषण कौशल्य के अंतर्गत नियोजित विषय कैसे दिए जाएंगे, वो विषय अत्यंत सरल और आसान विषय होंगे और आपने ऐन वक्त पर भी अथवा तैयारी करते तो सरल और आसान विषय पर तैयारी करना है। जैसे मैं उद्घोषक होता तो हमें क्या लगता है, वो विचार वहां पर प्रस्तुत करने भाषण के अंतर्गत। जीवन बहुत ही सरल है, इसके ऊपर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आज के युग में मानव और मानवता का रूप, इसके ऊपर आप विचार व्यक्त कर सकते हैं। कोरोना से होने वाली हानि, जैसे ये जो नियोजित विषय है,
इन नियोजित विषयों के अलावा आपको ऐन वक्त पर कोई दूसरा विषय दिया जाए तो उसके ऊपर भी 3 या 5 मिनट तक अखंड और धारा प्रवाह रूप में बोलने की क्षमता आपने निर्माण करना है। इसके लिए भाषण के लिए 5 अंक होंगे। आप अगर अखंड रूप में बोलते तो 5 अंक आपको मिल सकते हैं। दूसरा है, पाठ्य पुस्तक में से ही कोई भी गद्यांश पद्यांश का पठन छात्रों को करना है और छात्रों को सुनाना है। मतलब पाठ्य पुस्तक में से कोई एक पद्यांश हमने कंठस्थ करना है, मतलब कविता के अंश को हमने पठन करना है, और या तो गद्यांश को कंठस्थ करना है और छात्रों को सुनाना है। इस प्रकार से पद्यांश या गद्यांश पठन करके छात्रों को सुनाना, इसके लिए 5 अंक है। मतलब कुल मिलाकर भाषण कौशल्य के लिए 10 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मौखिक परीक्षा का प्रारूप यहाँ पर रहा है। तो मित्रों, आपने अच्छी तरह से तैयारी करना है। अभी हमने इन तासिकाओं के अंतर्गत हमने बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय का जो प्रारूप है वह प्रारूप देखा। साथ ही साथ एक आदर्श प्रश्न पत्र आपके सम्मुख रखा गया, वह आपके ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा। और दूसरा, मौखिक परीक्षा का प्रारूप हमने यहाँ पर देखा है। मित्रों, समय की गरिमा को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बोर्ड परीक्षा का जो पैटर्न है हिंदी विषय का प्रारूप, वह कृति पत्रिका का प्रारूप आप समझ गए होंगे, मौखिक परीक्षा का प्रारूप आप समझ गए होंगे। आपके सामने जो कृति पत्रिका दिखाई गई है वह कृति पत्रिका को आपने घर पर हल करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई समस्याएं रहेगी तो आपने मुझे मेरे नंबर के ऊपर कॉल करना है। आप नंबर लिख कर ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, फिर से कहता हूँ, पहले भी दिया है, 90 49 17 78 73। 90 49 17 78 73 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसके ऊपर आपको किसी भी समय किसी प्रकार की समस्या आती है तो निसंकोच होकर आप अपनी समस्याएं मुझे कहिए। मैं आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से यहाँ पर आज की तासिका समाप्त होती है। मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।